डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। ये कहानी पूरी तरह से एनजी नॉवेल हिंदी की तरफ से है। अगर आपको ऐसी और स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये परिचित सी गूंजती आवाज सुनी तो उनके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखें उस दिशा में मुड़ी जहां से यह गर्जना आई थी। फिर उन्होंने देखा अजय सिंह, जो अक्सर मीटिंग के सबसे ऊंचे आसन पर बैठते थे, लंगड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और घुटने से खून रिस रहा था। विकास यादव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह हंगामा जनरल मैनेजर तक पहुंच जाएगा। उसके मन में एक अशुभ आशंका जगी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, अजय जी, आप यहाँ आइए, थोड़ा बैठकर आराम करें। मगर अजय ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सीधे आगे बढ़े और सावधानी से पूछा, माफ करें, यहाँ श्रीमान राहुल वर्मा कौन है? राहुल, जिसके हाथ जेब में थे और चेहरा हमेशा की तरह शांत और बेफिक्र, बोला, मैं हूँ। अजय ने राहुल की युवा शक्ल देखी तो एक पल के लिए चौंके। 20 साल के आसपास का ये नौजवान, मगर उनके मन में कोई तिरस्कार नहीं आया। उल्टा उनकी नजरों में राहुल के लिए सम्मान और गहरा गया। अजय समझते थे कि कोई 20 साल का लड़का सिल्वर माउंटेन ग्रुप के 51% शेयरों का मालिक बना है तो उसके पीछे कोई ऐसी ताकत होगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने 90 डिग्री झुककर कहा, श्रीमान राहुल, माफी चाहता हूँ। मैंने अपने कर्मचारियों को ठीक से नहीं संभाला जिससे आपको परेशानी हुई। विकास ये देखकर सन्न रह गया। उसके मन की अशुभ आशंका सच होती दिख रही थी। वह बोल पड़ा, अजय जी, इसमें कोई गलतफहमी होगी। इस लड़के ने हमारे मॉल में हंगामा किया, जयपुर स्नैक कंपनी के चेयरमैन की बेटी को मारा और चोरी की। विकास का इरादा साफ था। जयपुर स्नैक कंपनी सिल्वर माउंटेन मॉल की बड़ी पार्टनर थी। उसे लगा कि अजय इसके नाम से रुक जाएंगे। मगर विकास की बात सुनते ही अजय का गुस्सा भड़क उठा। वह पलटे और ठंडे स्वर में बोले, श्रीमान राहुल हमारे सिल्वर माउंटेन ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे ऐसा कुछ करेंगे जैसा तुमने कहा? ये सुनते ही विकास की सांसें थम गईं। सिल्वर माउंटेन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक, वह इसका मतलब अच्छी तरह समझता था। लोहा, वह बहुत बड़ा लोहा था जिसे उसने छू लिया था। सिल्वर माउंटेन मॉल के मैनेजर की नौकरी, मोटी तनख्वाह, आराम का काम, उसने इसके बारे में रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने खूब डींगे मारी थीं। और अब सब खत्म। उसके मन में अनंत पछतावा उमड़ आया। टप टप, तभी दूर से 3 पुलिसकर्मी आते दिखे। उनमें से लंबा पतला पुलिसकर्मी बोला, किसने पुलिस को बुलाया? यहाँ क्या हुआ? प्रिया वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सिल्वर माउंटेन मॉल का जनरल मैनेजर राहुल को इतना सम्मान दे रहा था और उसे ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बता रहा था। वह हैरानी में पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पास खड़ा पंकज यादव पुलिस को देखकर चमक उठा। उसकी आंखों में उम्मीद जगी। वह बोला, अरे दीपक शर्मा, तुम यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने राहुल की ओर इशारा किया और कहा, इस लड़के ने मुझे बिना वजह मारा, इसे जल्दी पकड़ो। पंकज समझ गया था कि विकास अब राहुल को नहीं छू सकता। वह निराश था, मगर दीपक शर्मा, उसका हाई स्कूल का दोस्त, को देखकर उसे फिर से उम्मीद बंधी। प्रिया ने तुरंत संभलते हुए कहा, अंकल, मैंने पुलिस को बुलाया। मेरे भैया ने बिना वजह नहीं मारा। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे। इन्होंने पहले मुझे मारा, भैया ने मुझे बचाने के लिए जवाब दिया। दीपक शर्मा ने पंकज की ओर इशारा देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे याद आया, ये वही शख्स था। कुछ दिन पहले वह अपने कप्तान और बड़े अधिकारियों के साथ किंग सेंट्रल हॉस्पिटल गया था। वहां एक युवक अचानक बड़े नेता के पास आया था। फिर नेता ने अपनी पूरी यात्रा रद्द कर दी थी। बाद में कप्तान ने बताया था कि वह युवक कोई साधारण इंसान नहीं था। अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए नेता ने खुद मदद की थी। अगले दिन नेता फिर हॉस्पिटल गए थे। उस शख्स के रिश्तेदार के ऑपरेशन के दौरान साथ रहे थे। वह कोई बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। दीपक को सपने में भी नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी उस शख्स से फिर मिलेगा। सुनीता यादव, जिसका चेहरा सूजा हुआ था, चिल्लाई, इसे जल्दी पकड़ो। मैं सुनीता यादव हूँ, जयपुर स्नैक कंपनी के चेयरमैन की बेटी। देखो, इसने मुझे क्या हाल किया। उसने गुस्से से कहा, इसे पकड़ो और सबक सिखाओ। मेरे पापा तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। दीपक का चेहरा सख्त हो गया। जिस शख्स को बड़े नेता भी सम्मान देते थे, उसे पकड़ना। उसने फौरन हथकड़ियां निकाली और सुनीता के हाथों में लगा दी। पंकज चौंका और बोला, दीपक, तुमने गलत इंसान को पकड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बांधा? उस हरामी ने हमें मारा, उसे पकड़ो। हरामी, उस बड़े शख्स को गाली। दीपक के मन में गुस्सा भड़क उठा। और गर्लफ्रेंड की बात,
क्या पंकज उसे गलतफहमी में डालना चाहता था? वह चिल्लाया, चुप रह पंकज, क्या बकवास कर रहा है? यह मत कह कि हम दोस्त हैं। हाई स्कूल में बस क्लासमेट थे। भाई होता तब भी मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं करता। मैं यहाँ न्याय के लिए हूँ। दीपक ने प्रिया की ओर इशारा किया और बोला, इस लड़की ने कहा कि तुमने पहले उसे मारा। उसके भाई ने जवाबी कार्रवाई की, ये जायज बचाव है। फिर उसने सुनीता से सख्ती से कहा, और तुम पर सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का शक है। अब तुम हिरासत में हो। सुनीता घबराई, मैंने ऐसा नहीं, हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग है, दीपक ने कहा। फिर उसने सुनीता को दूर ले जाना शुरू किया। तभी पास खड़े अजय सिंह बोले, पुलिस महोदय, मैं अजय सिंह हूँ, सिल्वर माउंटेन मॉल का जनरल मैनेजर। मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। उन्होंने विकास की ओर इशारा किया और बोले, यह विकास यादव है, हमारे मॉल का मैनेजर। इसने अपनी स्थिति का फायदा उठाकर जयपुर स्नैक कंपनी के साथ मुनाफा हस्तांतरित किया, मोटी रिश्वत ली और उनकी नकली व घटिया चीजें हमारे मॉल में बेची। साथ ही इसने मॉल की सिक्योरिटी को अपनी निजी गुंडा टोली बना लिया। अभी इसने हमारे सम्मानित श्रीमान राहुल पर झूठा इल्जाम लगाया और हिंसा व धमकी देने की कोशिश की। दीपक को भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले देखने की आदत थी, मगर विकास ने राहुल जैसे शख्स पर हिंसा की कोशिश की थी। यह माफी के लायक नहीं था। वह चिल्लाया, कितना घिनौना, इसे भी पकड़ो। खट, विकास के हाथों में हथकड़ियां लगीं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पैर कांपने लगे और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह समझ गया था सब खत्म हो गया। जल्द ही विकास यादव, सुनीता यादव और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को ले जाया गया। पूरे दृश्य में सिर्फ पंकज यादव अकेला खड़ा रह गया। हालांकि उसे नहीं पकड़ा गया, मगर उसका डर किसी से कम नहीं था। सुनीता और विकास की यह हालत उसकी वजह से हुई थी। अगर जयपुर स्नैक कंपनी के घटिया उत्पादों की जांच हुई तो उसका क्या होगा, ये सोचकर ही उसका शरीर कांप उठा। अजय सिंह राहुल वर्मा को डिनर पर आमंत्रित करना चाहते थे ताकि इस हंगामे की भरपाई कर सकें। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी और मन में एक डर कि कहीं राहुल नाराज न हो जाएं। मगर राहुल का ध्यान कहीं और था। वह सिर्फ अपनी बहन प्रिया वर्मा के लिए दवा लेना चाहता था, जिसका चेहरा अभी भी लाल और सूजा हुआ था। उसने अजय की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ और काम है। ये कहकर वह प्रिया को साथ लेकर लैम्बोर्गिनी की ओर बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही प्रिया जैसे होश में आई। उसकी आंखें फिर से चमक उठी और वह उत्तेजना से बोली, भैया, आपने लड़ना कब सीखा? अभी जो आपने उन लोगों को सबक सिखाया वो कितना शानदार था। उसकी आवाज में जोश था और वह हाथ हिलाकर अपनी बात को जोर दे रही थी, मगर इस जोश में उसका सूजा हुआ गाल खींच गया और वह दर्द से आह कर उठी। राहुल ने उसे देखा और चिंता से कहा, बात मत कर, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। प्रिया ने हल्के से मुंह बनाया और बोली, दवा की क्या जरूरत, बस थोड़ी बर्फ से सिकाई कर लो, ठीक हो जाएगा। मगर राहुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने पास की दवा की दुकान से दवा खरीदी और एक आइस पैक भी लिया। दोनों का साथ में इस्तेमाल इतना असरदार था कि जब वे किंग सेंट्रल हॉस्पिटल लौटे तो प्रिया के चेहरे की लालिमा और सूजन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी राहुल का फोन हल्के से बजा। उसने स्क्रीन देखी, संजय गुप्ता का कॉल था। श्रीमान राहुल, आज के लिए बहुत माफी चाहता हूँ। मैं किंग सिटी सिल्वर माउंटेन मॉल के जिम्मेदार लोगों से सख्ती से निपटूंगा। संजय की आवाज में सावधानी थी। राहुल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अजय सिंह ने अच्छा काम किया, मगर आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हाँ श्रीमान राहुल, आप निश्चिंत रहें। संजय ने लंबी राहत की सांस ली और फोन काट दिया। प्रिया, जो पास खड़ी थी, ये सुनकर बोल पड़ी, भैया, क्या आप सच में सिल्वर माउंटेन मॉल के सबसे बड़े मालिक हैं? उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह था। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ, तो अब से जब भी कपड़े खरीदने का मन हो, कीमत मत देखना, सीधे खरीद लेना। तेरा भाई पैसों की कमी में नहीं है। प्रिया खुशी से उछल पड़ी और राहुल के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। भैया सबसे बेस्ट हैं, वह चहक कर बोली। जब दोनों वीआईपी वार्ड में पहुंचे, रमेश वर्मा कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उनके कदमों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। शांति वर्मा कपड़ों को तय करके एक बॉक्स में रख रही थी। राहुल ने ये देखा और पूछा, पापा, माँ, आप क्या कर रहे हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉस्पिटल में रहते रहते मन उब गया। पिछले 2 दिनों में कई पुराने ग्राहकों ने फोन किया, पूछा कि हमारी कपड़े की दुकान कब खुलेगी। हम आज डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। आज डिस्चार्ज? राहुल की आवाज में चिंता थी। पापा, आपका ऑपरेशन हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन और रुक जाए। रमेश ने हाथ हिलाया और बोला, और कितना रहूं? डॉक्टरों ने भी हाँ कह दी है। अगर अब भी रुका तो ये बीमारी तो ठीक हो गई, मगर कोई नई बीमारी पकड़ लेगी। राहुल को पिता की बात में दम लगा। उसने सोचा और बोला, डिस्चार्ज होना ठीक है, मगर कपड़े की दुकान खोलने की जरूरत नहीं। मैं किंग सिटी या जयपुर में आपके लिए एक विला खरीदने जा रहा हूँ।
नहीं नहीं, रमेश ने हाथ जोड़कर मना किया, हमारा घर अभी ठीक है, विला क्यों बदलें, दुकान में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, खोल लेते हैं। शांति ने बीच में कहा, राहुल हम जानते हैं कि तू अब कामयाब है और हमारे लिए कुछ करना चाहता है, मगर हम 4 गली में पूरी जिंदगी रहे हैं, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं, अचानक कहीं और गए तो हमें आदत नहीं पड़ेगी, और फिर हम अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि घर बैठकर कुछ न करें, रोज बेकार बैठना हमें बोर करेगा, तो हम न कहीं जाएंगे न दुकान बंद करेंगे, वक्त काटने के लिए अच्छा है। राहुल ने बेबसी से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मगर आप थके नहीं और खाने पीने में कंजूसी न करें। चिंता मत कर, शांति ने मुस्कुराकर कहा। अगले 3 दिन राहुल अपने माता पिता के साथ 4 गली में रहा। इन 3 दिनों में हर दोपहर 12 बजे उसे लाल लिफाफों से सिर्फ नकद मिला। सांस लेने, चलने और सोने से मिले पैसे भी जुड़ते गए। कुल मिलाकर उसके खाते में 30 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गए। अब उसका बैलेंस फिर से 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया था। आज माता पिता के जोर देने पर राहुल ने लैम्बोर्गिनी शुरू की और जयपुर की ओर बढ़ गया। रमेश और शांति का तर्क साफ था, राहुल को जयपुर यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से भर्ती किया गया था। अगर वह ज्यादा दिन गैरहाजिर रहा तो शिक्षकों पर बुरा असर पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि उसे निकाल दिया जाए, फिर पछतावा ही रह जाए। राहुल अपने माता पिता की बात टाल नहीं सका, और वैसे भी पिता की सेहत अब सचमुच ठीक थी, इसलिए उसे जयपुर लौटना पड़ा। कुछ दिन पहले जब वह किंग्स सिटी आया था तो उसकी बेचैनी आसमान पर थी। उसने सबसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई थी और कम समय में पहुंच गया था, मगर अब जयपुर लौटते वक्त उसकी गति एक समान थी। रास्ता लंबा था और धीमी रफ्तार में लैम्बोर्गिनी चलाना उसे थकाने लगा। उसकी कमर में हल्का दर्द होने लगा। वह बड़बड़ाया, जब वक्त मिले एक बड़ी गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। जब राहुल जयपुर के ताज होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचा, ठीक 12 बज रहे थे। उसका फोन हल्के से हिला और स्क्रीन पर लाल लिफाफा चमक उठा। डिंग, बधाई हो, आपको 5,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको सच्ची नजर कौशल मिला। वक्त 12:01 हो गया था। राहुल ने अजीब से भाव से कहा, किंग्स सिटी में हर बार सिर्फ नकद मिला, जयपुर आते ही कौशल, क्या जयपुर मेरा लकी प्लेस है? ये कहते हुए उसने सच्ची नजर पर ध्यान दिया। सच्ची नजर 1, महिलाओं की असली सुंदरता देख सकते हैं, पूर्णांक 100। नोट, पहनावा और जीवन शैली से प्रभावित लोग महिलाओं की आपके प्रति अच्छी भावना देख सकते हैं, पूर्णांक 100। सच्ची सुंदरियों को चुनना और उनकी सच्चाई हासिल करना हर आकर्षक पुरुष का काम है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची नजर थोड़ा मजेदार है। उधर प्रीति शर्मा ने बड़ी मेहनत से अपने भाई का सामान बंजारा वाशिंगटन में शिफ्ट किया था। हर बक्से को उठाने और सजाने में उसकी सांसें फूल गई थीं। आखिरकार वह थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर लौटी। घर पहुंचते ही उसकी मां सुनीता शर्मा खुशी से दौड़कर आई और बोली, प्रीति जल्दी से तैयार हो जा, थोड़ी देर में एक लड़के से मिलने जाना है। प्रीति ने थकान भरे स्वर में कहा, मां फिर से सगाई की बात? सुनीता को उसकी अनिच्छा दिखी। वह बोली, ये लड़का पिछले वाले राहुल वर्मा से अलग है। राहुल का घर गरीब था, मगर ये लड़का फैक्ट्री चलाता है। उसके पास 2 मर्सिडीज बेंज हैं। ये कहते हुए सुनीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रीति ने धीरे से बड़बड़ाया, राहुल का घर गरीब, फिर तो इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है। अमीर? प्रीति तू क्या बोल रही है, राहुल कहाँ से अमीर है? सुनीता ने कहा। प्रीति ने थोड़ा सोचा और फिर कुछ दिन पहले की बातें बताईं। सुनीता फौरन बोली, प्रीति तू राहुल के झूठ में फंस गई थी। उसके पास लग्जरी गाड़ी और बंजारा वाशिंगटन में घर कैसे हो सकता है? मैं उनके परिवार को अच्छे से जानती हूँ। तुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले राहुल के पिता बीमार पड़े थे। उसकी माँ ने मुझे फोन करके पैसे उधार मांगे थे। अगर राहुल के पास इतना पैसा होता तो क्या मुझे उधार मांगना पड़ता? सुनीता की बात सुनकर प्रीति चौंक गई। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर अविश्वास से बोली, राहुल की माँ ने सच में आपसे पैसे मांगे थे? कोई नकली बात थोड़े है। सुनीता ने फोन निकाला और कॉल लॉग दिखाया। सचमुच उसमें शांति वर्मा का नंबर था। प्रीति को सब समझ आ गया। वह लैम्बोर्गिनी सच में राहुल ने किराए पर ली थी। बंजारा वाशिंगटन में उसका कोई घर नहीं था, वह बस अपने किसी कर्मचारी से नाटक करवा रहा था। राहुल कोई अमीर नहीं, बल्कि एकदम गरीब था। अगले दिन सुबह का आसमान साफ था। सूरज की किरणें जयपुर के ताज होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। राहुल वर्मा बड़े मुलायम बेड पर लेटा था, उसकी आंखें अभी नींद से भारी थीं। उसने बेपरवाही से फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। एक मैसेज चमक रहा था, रात के 12 बजे SBI ने आपके खाते में 7,30,020 रुपये जमा किए। उसने मैसेज को एक झटके में स्वाइप कर हटा दिया, जैसे ये कोई साधारण बात हो।
फिर कुछ देर फोन पर उंगलियां चलाईं, शायद कोई खेल खेला या मैसेज देखे। फिर वह धीरे से उठा। बेड की चादर अभी भी उसकी गर्माहट से भरी थी। उसने फोन उठाकर वेटर को बुलाया और एक शानदार भोजन का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद मेज पर तरह तरह के व्यंजन सज गए, मक्खन में डूबी रोटियां, मसालेदार सब्जियां और तंदूरी मुर्ग। उसने पेट भर खाया और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए उसका फोन हल्के से हिला। स्क्रीन पर लाल लिफाफा चमक उठा। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। 1 मिनट बीत गया। राहुल को कुल 80,000 रुपये से ज्यादा मिले। उसने होंठ सिकोड़े और बड़बड़ाया, सब नकद ही है। उसकी आवाज में हल्की निराशा थी। वह कुछ देर और बेड पर लेटा रहा, फिर उठकर तैयार हुआ। उसने लैम्बोर्गिनी की चाबी उठाई और जयपुर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गया। जयपुर यूनिवर्सिटी में 2-3 लाख की BMW या मर्सिडीज बेंज भी लोगों का ध्यान खींच लेती थी, और यहाँ तो करोड़ों की लैम्बोर्गिनी थी। जैसे ही इंजन की गर्जना कैंपस में गूंजी, हर तरफ से उठ गए। छात्र छात्राएं अपने फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगे। कुछ ने चुपके से वीडियो बनाए और उसे यूनिवर्सिटी के सोशल ग्रुप्स में डाल दिया। कौन है ये, क्या गाड़ी है, ऐसी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। राहुल गाड़ी से उतरा। उसकी सादी शर्ट और आत्मविश्वास भरी चाल उसे और आकर्षक बना रही थी। कुछ लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। कितना हैंडसम है, वे चहक उठी। हैंडसम और अमीर, यह उनके सपनों का हीरो था। मगर राहुल ने इन सब की परवाह नहीं की। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद एक करीब 30 साल का शख्स आया। उसके बाल सलीके से संवारे हुए थे और चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, आप राहुल वर्मा हैं न? हाँ, राहुल ने संक्षिप्त जवाब दिया। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स में एक और हैंडसम लड़का जुड़ गया। मैं आपका काउंसलर हूँ, सुनील यादव। चलिए पहले किताबें लेते हैं, फिर क्लासरूम चलेंगे, सुनील ने हंसते हुए कहा। हाई स्कूल के शिक्षकों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों में जमीन आसमान का फर्क था। हाई स्कूल के टीचर हमेशा सख्त और गंभीर रहते थे, जैसे वे बच्चों के बड़े हों। मगर सुनील यादव की बातों में एक सहजता थी। रास्ते में वह कैंटीन, जिम और यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बनाने के टिप्स भी देता रहा। राहुल को लगा जैसे ये कोई टीचर नहीं, उसका दोस्त हो। थोड़ी देर बाद राहुल ने किताबें ली और क्लासरूम पहुंचा। सुनील ने पीछे की पंक्ति में बैठे 3 लड़कों की ओर इशारा किया और बोला, राहुल, ये तुम्हारे रूममेट्स हैं, इनसे अच्छे से मिलना। मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। तीनों ने राहुल को देखते ही गर्मजोशी दिखाए। एक लंबा मजबूत लड़का बोला, मेरा नाम अमित सिंह है। भाई, तू तो कमाल है। लंबा, हैंडसम, बास्केटबॉल खेलता होगा न? राहुल ने हल्के से कहा, थोड़ा बहुत खेलता था, मगर अब बहुत वक्त हो गया। कोई बात नहीं, खेलते खेलते हाथ साफ हो जाएगा। और सुन, बास्केटबॉल खेलने से लड़कियां आसानी से पटती हैं। कब जान पहचान बढ़े और कोई व्हाट्सएप मांगे। अमित हंसते हुए बोला। मोटा लड़का खुशी से बोला, मुझे लगा था कि हमारे 104 हॉस्टल रूम में सिर्फ 3 लोग ही रहेंगे, फिर तो कॉलेज लाइफ अधूरी रहती। भाई, तू आ गया, अब मजा आएगा। वैसे मेरा नाम राजेश गुप्ता है। काले चश्मे वाला लड़का बोला, मैं हूँ मोहन शर्मा। तीनों रूममेट्स की गर्मजोशी ने राहुल को सहज कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद वे उसे जरूरी सामान खरीदने, बेड लगाने में मदद करने लगे। रात 8 बजे तक सब व्यस्त रहे। राहुल उन्हें शानदार डिनर पर ले जाना चाहता था, मगर तीनों ने खुशी खुशी कहा कि वे अपनी पुरानी जगह पर बारबेक्यू खाने जाएंगे। राहुल ने जोर नहीं दिया। ये जयपुर यूनिवर्सिटी के पास का एक बारबेक्यू स्टॉल था। मालिक करीब 40 साल का था, जिसके हाथों में हुनर था। उसने मांस को बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम भूना, और हिस्से भी बड़े बड़े थे। राजेश ने एक सीख मुंह में डाली और खुशी से बोला, स्वादिष्ट है। अमित ने गिलास उठाया और बोला, राहुल, 104 हॉस्टल में तेरा स्वागत है। आज से हम चारों भाई हैं। आज नशे में चूर नहीं हुए तो घर नहीं जाएंगे। हाँ, नशे में चूर, राजेश चिल्लाया। राहुल, स्वागत है, मोहन ने कहा। राहुल ने भी गिलास उठाया और बोला, शुक्रिया। चारों ने एक साथ गिलास टकराए और पी गए। अमित बोला, अरे राहुल, तू तो अच्छा पीता है, चल एक और पीते हैं। राहुल ने मना नहीं किया और फिर से पी लिया। दोनों आपस में गिलास टकराते रहे। थोड़ी देर में अमित को हिचकी आने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया, मगर राहुल पर जैसे कोई असर ही नहीं था, मानो वह मिनरल वाटर पी रहा हो। राजेश हैरान होकर बोला, राहुल, तू इतना पी कैसे लेता है? चल मैं भी तेरे साथ कुछ गिलास पीता हूँ। कुछ गिलास बाद भी राहुल वही था, मगर राजेश का सिर चकराने लगा। उसने मोहन के पेट पर हाथ मारा और बोला, तू बस खाता मत रह, राहुल के साथ पी। मोहन ने सीख नीचे रखी और बोला, राहुल, हम भी एक पीते हैं। राहुल पहले उन्हें कम पीने की सलाह देना चाहता था, मगर तीनों का जोश देखकर वह चुप रहा। जवानी में ऐसा होता है, ज्यादा पी लिया तो रात भर सोकर ठीक हो जाते हैं।
जब राजेश, मोहन और अमित पूरी तरह नशे में धुत हो गए और टेबल पर सिर टिकाने लगे, राहुल अभी भी सामान्य था। उसने एक सीख उठाई और मुंह में डाली। तभी प्रीति शर्मा, जो एक क्लाइंट के साथ खाना खाकर लौट रही थी, वहां से गुजरी। उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो सड़क किनारे स्टॉल पर पी रहा था। वह रुक गई और तंज कसते हुए बोली, राहुल, सड़क किनारे स्टॉल पर खा रहे हो? कल सुनीता शर्मा ने कहा था कि राहुल का परिवार गरीब है। प्रीति को थोड़ा शक था, मगर अब वह शक पूरी तरह खत्म हो गया। अगर राहुल के पास सचमुच लैम्बोर्गिनी और बंजारा वाशिंगटन में घर होता तो वह यहाँ बारबेक्यू क्यों खाता? ये नामुमकिन था। एक ही जवाब था, राहुल हमेशा से गरीब था। राहुल की भौहें सिकुड़ गईं। वह बोला, मैं क्या खाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसे यह आत्ममुग्ध और दिखावटी औरत पसंद नहीं थी। अब उसका तंज सुनकर वह उसे अच्छा जवाब क्यों देता? प्रीति ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, मुझसे सच में कोई मतलब नहीं, बस एक सच बताना चाहती हूँ। इंसान को जितनी औकात हो उतना ही करना चाहिए। मुंह फुलाकर बड़ा बनने की कोशिश से सिर्फ अपनी बेइज्जती होती है। जब प्रीति को पता चला था कि राहुल के पास लैम्बोर्गिनी और बंजारा वाशिंगटन में घर है, तो वह जलन और पछतावे से भर गई थी। कई रातों तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे थे, मगर अब यह बातें कहकर उसे सुकून मिला। वह मन ही मन खुश थी। अच्छा हुआ उसने समझदारी दिखाई और इस गरीब से धोखा नहीं खाया। फिर वह सिर ऊंचा कर अकड़ते हुए आगे बढ़ गई। राहुल ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखी और होंठ सिकोड़कर बोला, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपने तीनों दोस्तों को थपथपाया जो नशे में धुत थे। चल सको, उठो, हॉस्टल चलकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह का सूरज खिलखिलाता हुआ आसमान पर छाया था। जयपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम 104 में राहुल वर्मा अपने बेड पर लेटा था, आराम से फोन पर उंगलियां चला रहा था। कभी कभी उसकी नजर खिड़की पर टहलती छोटी चिड़िया पर पड़ती, जो अपने नन्हे पैरों से इधर उधर कूद रही थी। तभी मोहन शर्मा ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने अपने भारी सिर को रगड़ा और कर्कश आवाज में कहा, भाइयों, उठने का वक्त हो गया। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया और बेड से फौरन उठ गया। राजेश गुप्ता ने आलस भरे स्वर में कहा, राहुल, मैं किसी की तारीफ कम ही करता हूँ, मगर तुझसे कहना पड़ता है। कमाल है, कल हमने दो बियर पी और तूने हम तीनों को पीने में हरा दिया। तुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। 2 बियर राहुल के लिए कुछ भी नहीं थी। उसके पास शराब का सज्जन कौशल था, 1000 गिलास भी उसे नशे में नहीं डाल सकते थे। अमित सिंह ने हंसते हुए कहा, राहुल, तू उत्तर पूर्व का तो नहीं है, वहां के लोग तो पीने में माहिर होते हैं। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उत्तर पूर्व से क्या लेना देना, मेरा घर किंग्स सिटी में है। चलो जल्दी उठो। तीनों ने थोड़ा आलस किया, फिर बेड से बाहर निकले। सचमुच जवानी कमाल की चीज है। सुबह जब वे जागे तो राजेश, मोहन और अमित का सिर भारी था, जैसे कोई बोझ लटक रहा हो। मगर नाश्ते के बाद तीनों फिर से तरोताजा हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की क्लास पुराने प्रोफेसर की गणित सिद्धांत की थी। राजेश और अमित की आंखें नींद से बोझिल थीं, वे बार बार झपकियां ले रहे थे। मोहन एक अच्छा छात्र था, वह ध्यान से सुनता और नोट्स बनाता रहा। राहुल कभी क्लास सुनता तो कभी किताब पलटता। घंटी बजते ही मोहन ने कहा, राहुल, तू नया है, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। उसने देखा था कि राहुल ने क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस किताबें उलट पलट करता रहा। उसे लगा कि राहुल को कुछ समझ नहीं आया, मगर मोहन क्या जानता था कि राहुल का क्लास न सुनना इसलिए नहीं था कि उसे समझ नहीं आया, बल्कि इसलिए कि उसे सब कुछ बहुत आसान लगा। उसके पास प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव था, ये बातें उसके लिए बच्चों का खेल थीं। राजेश ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ मोहन, बाकी चीजों में तो ठीक नहीं, मगर पढ़ाई में अच्छा है। बाकी चीजों में ठीक नहीं, मोहन ने विरोध किया। राजेश हंसते हुए बोला, तो आज रात क्लब चलें। मोहन का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर मुंह खोलकर चुप रह गया। बस करो, कैंटीन में भीड़ हो जाएगी, अमित ने बीच में टोका। जयपुर यूनिवर्सिटी का कैंटीन राहुल के हाई स्कूल के कैंटीन से बिल्कुल अलग था। स्कूल का कैंटीन एक साधारण ढाबे सा था, सीमित खाना, सीमित स्वाद। मगर यहाँ मिट्टी के बर्तन में सूप, रोस्टेड चिकन राइस, छोटी छोटी तली हुई सब्जियां, ग्रिल्ड मांस और रमेन तक हर तरह का खाना था। छात्रों को खाने का शौक था और हर काउंटर पर लंबी कतारें लगी थीं। तभी 12 बज गए। राहुल का फोन हल्के से हिला और लाल लिफाफा स्क्रीन पर चमक उठा। कतार में खड़े होने का फायदा उठाकर उसने तेजी से स्क्रीन टैप करनी शुरू की। डिंग, बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 1000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको पेशेवर बास्केटबॉल कौशल मिला। जब यह आखिरी लिफाफा खुला तो 12:01 हो चुका था। तभी कतार आगे बढ़ी और उनकी बारी आ गई। चारों युवा लड़के थे, खाने में मांस की भरमार थी। सबने खुशी खुशी पेट भरा।
अमित ने कहा, दोपहर में क्लास नहीं है, मैंने कुछ दोस्तों से बास्केटबॉल खेलने का वादा किया है। राहुल, तू भी चल। राहुल ने सोचा कि दोपहर खाली है और अभी अभी उसे बास्केटबॉल कौशल मिला था, यह आजमाने का अच्छा मौका था। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है। अमित ने खुशी से राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा भाई। फिर उसे कल की बात याद आई। राहुल ने कहा था कि उसने जीव से बास्केटबॉल नहीं खेला। वह बोला, चिंता मत कर, हमारी स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं हैं, बस मजे के लिए खेलेंगे। लंच के बाद राजेश हॉस्टल में सोने चला गया और मोहन लाइब्रेरी। मगर अमित और राहुल ने एक एक पल्स की बोतल खरीदी और बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ गए। कोर्ट पर 4 लड़के जर्सी पहने पहले से मौजूद थे। एक काले लंबे लड़के ने दूर से हाथ हिलाया और बोला, अमित आखिरकार आ गया। अमित ने कहा, इनसे मिलो, ये हमारा नया हॉस्टल भाई राहुल वर्मा है। इसे बहुत वक्त से बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिला, बाद में ज्यादा जोश मत दिखाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चारों ने एक साथ सिर हिलाया। फिर स्ट्रीट बॉल के नियमों के मुताबिक बास्केटबॉल घुमाकर 2 टीमों में बांट लिया गया। जल्द ही राहुल, एक पतला लड़का जिसकी जर्सी पर नंबर 1 था और दूसरा जिसकी जर्सी पर नंबर 3 था, एक टीम में आ गए। नंबर 1 और नंबर 3 ने अपनी टीम देखी तो उनके चेहरों पर निराशा छा गई। उनकी स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं थी और कद में भी कोई फायदा नहीं था। ऊपर से राहुल, जो कह रहा था कि उसने बहुत वक्त से नहीं खेला, उन्हें हार का मंजर साफ दिख रहा था। दूसरी ओर अमित, काला लंबा लड़का जिसे सब काला कहते थे और मजबूत कद का लड़का जिसे गोली कहते थे, खुश थे। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। चिंता मत कर, मजे के लिए खेलते हैं, अमित ने हंसते हुए कहा। खेल शुरू हुआ। अमित ने बॉल ली और गोली को पास दी। गोली ने काले को दी और काला तेजी से बास्केट की ओर बढ़ा। स्विश, बॉल जाल में घुसी, पहला स्कोर। अगली बारी में नंबर 1 ने बॉल ली, मगर गोली ने उसे कसकर रोक लिया। मजबूरी में उसने नंबर 3 को पास दिया। नंबर 3 ने थोड़ा ड्रिबल किया, लेकिन काले ने बॉल छीन ली। फिर काले ने तेजी से लेअप किया। स्विश, दूसरा स्कोर। तीसरी बारी में नंबर 1 ने फिर बॉल ली। नंबर 3 को काला रोक रहा था। मजबूरी में उसने बॉल राहुल को पास कर दी। पास खड़ा अमित हंसा और बोला, राहुल, मैं तुझे रोक रहा हूँ, सावधान रहना। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ा। वाह! मगर अमित के पास पहुंचने से पहले ही राहुल ने हवा की तरह तेजी से ड्रिबल शुरू की और उसे चकमा दे दिया। गोली ने भौहें चढ़ाई और रोकने की कोशिश की। राहुल ने परवाह नहीं की, एक नकली हरकत से उसे भी चकमा दे दिया। काला जल्दी से नंबर 3 को छोड़कर राहुल को रोकने आया, मगर देर हो चुकी थी। स्विश, राहुल ने 2 कदम में लेअप किया और आसानी से बास्केट में डाल दिया। स्कोर, शानदार। नंबर 1 और नंबर 3 खुशी से चिल्लाए। अमित हैरान होकर बोला, राहुल, तेरी तकनीक कमाल है। ठीक ठाक है, राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। स्ट्रीट बॉल जारी रहा। गोली ने बॉल ली, मगर नंबर 1 ने उसे कसकर रोक लिया। मजबूरी में उसने अमित को पास दिया। अमित हंसा और बोला, राहुल, तूने अभी तेजी दिखाई, देख, मेरी बॉल छीन सकता है। चटाक, राहुल ने उसकी बात सुनी और एक झटके में बॉल छीन ली। अमित थका सा रह गया। हाँ, उसने छीनने को कहा था, मगर इतनी तेजी से। राहुल ने पलटकर तेजी से ड्रिबल शुरू की और बास्केट की ओर बढ़ा। स्विश, फिर से स्कोर, कमाल का शॉट। नंबर 1 और नंबर 3 चिल्लाए। अमित अवाक रह गया और बोला, राहुल, तूने कहा था कि बहुत वक्त से बास्केटबॉल नहीं खेला। राहुल ने सिर हिलाया। अमित, अगर बहुत वक्त से नहीं खेला तो ये क्या है? क्या तूने कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं? लगातार 2 गोल खाने के बाद अमित सिंह, गोली, मजबूत कद का लड़का और काला लंबा लड़का के चेहरों पर बेचैनी की रेखाएं उभर आईं। उनकी सांसें तेज थीं और आंखों में हार का डर झलक रहा था। जैसे ही नई बारी शुरू हुई, तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी। वे सीधे बास्केट की ओर बढ़े, तेजी से बॉल पास करते हुए, जैसे सबसे कम समय में स्कोर करना चाहते हों। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि कोर्ट पर धूल उड़ने लगी। मगर कभी कभी चीजें इंसान की मर्जी के खिलाफ ही चलती हैं। धम्मा, बास्केटबॉल बास्केट के किनारे पर घूमी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अंदर चली जाएगी, मगर आखिर में वह बाहर लुढ़क गई। काले का चेहरा बदल गया। उसने फौरन उछलकर रिबाउंड पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी रफ्तार आधे कदम धीमी पड़ गई। नंबर 3 ने बॉल को अपनी बाहों में समेट लिया और जोर से राहुल वर्मा की ओर फेंका। राहुल की ताकत ने उसे प्रभावित किया था। वह चाहता था कि राहुल टीम को लीड करे और एक और गोल करे, मगर नंबर 3 का जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उसने इतनी ताकत लगाई कि बॉल का रास्ता भटक गया। राहुल पहली बार बॉल नहीं पकड़ सका और उसे कोर्ट से बाहर उड़ते हुए देखता रहा। उसी वक्त नीली और लाल पोशाक में 2 लड़कियां वहां से गुजर रही थीं। बास्केटबॉल उनकी ओर तेजी से बढ़ी। उनके पास छिपने का वक्त नहीं था। उनके नाजुक चेहरों पर डर की छाया पड़ गई और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक उठीं।
तभी एक लंबी आकृति अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई और बॉल को मजबूती से पकड़ लिया। वह राहुल था। राहुल पलटा और बोला, आप ठीक हैं? उसकी चमकती जीवंत आंखें, ऊंची नाक, पतले होंठ। उस पल दोनों लड़कियों को लगा जैसे कोई सुपरहीरो रंग बिरंगी किरणों के बीच आसमान से उतरा हो। वे पूरी तरह ठिठक गईं। डिंग, आकर्षण प्रभाव, पहली नजर में प्यार शुरू। डिंग, आकर्षण प्रभाव, पहली नजर में प्यार शुरू। राहुल के दिमाग में ये संदेश सुनाई दिया तो वह चौंका। उसने दोनों लड़कियों को गौर से देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कपड़ों के रंग को छोड़कर दोनों में सब कुछ एक सा था। एक जैसा चीनी मिट्टी के गुड़िया सा चेहरा, एक जैसी गोरी त्वचा, एक जैसा सुडौल शरीर। वे जुड़वा बहनें थीं। उसने सच्ची नजर का इस्तेमाल किया। नीली पोशाक वाली लड़की, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। लाल पोशाक वाली लड़की, चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 99। दोनों का स्कोर 95 था और उसकी और उनकी पसंद 99 तक पहुंच गई थी। सुंदरता और पसंद का पूरा अंक सिर्फ 100 था। ये बड़ी खूबसूरत थी और वो भी जुड़वा, जो उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। क्या सिर्फ इसलिए कि उसने बॉल रोकी थी? राहुल उन्हें देखता रहा तो दोनों जुड़वा बहनों के चेहरे पके टमाटर से लाल हो गए। दूर से अमित चिल्लाया, राहुल तू ठीक है? राहुल ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। अच्छा पहले पानी पी ले। अमित ने पल्स की बोतल उछाल दी। राहुल को सच में प्यास लगी थी। उसने बोतल खोली और आधा पानी एक सांस में गटक लिया। फिर बॉल अमित को फेंक दी। स्ट्रीट बॉल फिर शुरू हुआ, मगर अब खेल पहले जैसा नहीं था। खाली बास्केटबॉल कोर्ट पर अब दो खूबसूरत जुड़वा दर्शक बन गई थीं। वे राहुल को ड्रिबल करते, डिफेंड करते और चकमा देते देख रही थीं। जब राहुल ने गोल किया तो उनके दिल तेजी से धड़क उठे। जब राहुल ने पल्स का आखिरी घूंट लिया, दोनों जुड़वा बहनें उसके सामने 2 पल्स की बोतलें लेकर खड़ी हो गईं। राहुल ने पूछा, मेरे लिए? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। राहुल ने बिना नखरे के एक बोतल ली, खोली और एक घूंट पिया। नीली पोशाक वाली लड़की के गुड़िया से चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसके छोटे से मुंह में एक नन्हा टाइगर टूथ झलक उठा। लाल पोशाक वाली लड़की की रत्न सी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। राहुल ने थोड़ा सोचा, फिर दूसरी बोतल खोली और उसका भी एक घूंट लिया। लाल पोशाक वाली लड़की के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान खिल गई। दूर खड़ा अमित अपनी खाली पल्स बोतल को देखता रहा। फिर राहुल के हाथों में 2 बोतलें। उसने गला साफ किया और एक लंबी सांस ली। खेल जारी रहा। राहुल के पास पेशेवर बास्केटबॉल कौशल था। उसका शरीर आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत था, पूर्ण एकाग्रता का सहारा था और पल्स की लगातार आपूर्ति। इतने फायदों के साथ हारना नामुमकिन था। ये स्ट्रीट बॉल 2 घंटे से ज्यादा चला। आखिर में अमित की टीम बुरी तरह हार गई। अमित मरे हुए कुत्ते सा कोर्ट पर लेट गया और बोला, राहुल तूने कहा था कि बहुत वक्त से बास्केटबॉल नहीं खेला। हाँ, राहुल ने सहजता से जवाब दिया। अमित की आंखों से पसीने की एक बूंद बहकर आंसू बन गई। वह बोला, अगर बहुत वक्त से नहीं खेला तो ये क्या था? उसकी आवाज में दर्द था। राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जुड़वा बहनों के पास गया और बोला, आपके पल्स के लिए शुक्रिया। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने फोन निकाले और बेहद उम्मीद भरी नजरों से राहुल को देखा। राहुल ने पूछा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना चाहती हैं? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। राहुल बोला, ठीक है। उसने व्हाट्सएप की फ्रेंड जोड़ें, स्क्रीन खोली। दोनों बहनों की आंखों में सितारे चमक उठे। वे तेजी से आगे बढ़ी और नंबर जोड़ा। फिर अपने फोन को सीने से चिपकाकर पकड़ लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना हो जिसे वे खोना नहीं चाहती थीं। राहुल ने कहा, मैं हॉस्टल हुई को रहा हूँ, आप भी जल्दी घर चली जाएं। बाहर काफी गर्मी है। जुड़वा बहनें बार बार सिर हिलाती रहीं। हॉस्टल में राजेश गुप्ता एक गेम खेल रहा था। राहुल और अमित को पसीने से तरबतर देखकर वह हंसते हुए बोला, राहुल तूने कहा था कि बहुत वक्त से बास्केटबॉल नहीं खेला। कैसे रहा? ये मत कह कि बहुत वक्त से नहीं खेला। अमित चिल्लाया। अब ये सुनकर उसका दिल टूट जाता था। तुझे नहीं पता, राहुल को जैसे ही बॉल मिलती, हर शॉट सटीक। हमने 2 घंटे से ज्यादा खेला और हमारी टीम ने सिर्फ 2 गोल किए। अमित इतना बोलते बोलते थक गया। उसके माथे से पसीने की एक बूंद आंख में चली गई और गर्म आंसू बह निकले। राजेश हंसते हुए बोला, बास्केटबॉल खेलने में क्या रोना? अमित ने विरोध किया, मैं नहीं रो रहा। मगर उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। राजेश उसकी मजेदार हालत देखकर और जोर से हंसा। अमित ने गुस्से से कहा, हम बास्केटबॉल क्यों खेलते हैं? लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए न। मैं स्कूल में लगभग हर दिन खेलता हूँ, मगर कभी किसी लड़की ने मेरा व्हाट्सएप नहीं मांगा। और राहुल पहली बार खेला तो जुड़वा बहनों ने उसे ड्रिंक दी और नंबर मांगा। ये सुनते ही राजेश की हंसी रुक गई। वह जल्दी से बोला, क्या जुड़वा सुंदर हैं? उसकी आंखों में चमक थी। जुड़वा बहनों का नाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़क उठा।
अमित बोला, शानदार फिगर, गुड़िया सा चेहरा, सुंदर नहीं तो क्या। हाय राम, राजेश आसमान की ओर चिल्लाया। उसका मोटा शरीर कांप उठा। उसने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई उसे चाकू मार गया हो। राहुल वर्मा को अपने दोनों दोस्तों की मजेदार हालत देखकर हंसी छूट पड़ी। अमित सिंह की नकली नाराजगी और राजेश गुप्ता का ओवर ड्रामेटिक अंदाज किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। उनकी आपसी नोक-झोंक हॉस्टल के छोटे से कमरे में हल्की हंसी की गूंज बन गई। टप टप, तभी मोहन शर्मा कुछ किताबें हाथ में लिए धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल में सुस्ती थी, जैसे लाइब्रेरी की किताबों का वजन अभी भी उस पर सवार हो। किताबें मेज पर रखकर उसने फोन निकाला और बेपरवाही से स्क्रॉल करना शुरू किया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमारे स्कूल में सचमुच एक लैम्बोर्गिनी है, उसने हैरानी से कहा। लैम्बोर्गिनी? अमित ने ये सुनते ही सारी सुस्ती झटक दी। वह उछलकर मोहन के पास पहुंचा और उत्साह से बोला, सच में लैम्बोर्गिनी? तूने ठीक देखा ना। अमित को गाड़ियों का शौक था, खासकर सुपर स्पोर्ट्स कारों का, और लैम्बोर्गिनी तो उसकी सपनों की गाड़ी थी, सुपर कारों में शाही रुतबा रखने वाली। उसकी उत्तेजना समझ में आती थी। मोहन बोला, पोस्ट बार पर किसी ने तस्वीर डाली है, जल्दी दिखा। अमित ने बेसब्री से कहा। राजेश भी अपना मोटा सिर पास ले आया। ये तो सचमुच लैम्बोर्गिनी है। हाय राम, अमित चिल्लाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। पता नहीं ये किस अमीरजादे की है। अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो शायद मुझे भी जुड़वा बहनें मिलती। राजेश ने सपनों में डूबते हुए कहा। फिर उसने नीचे स्क्रॉल किया और बोला, अरे नीचे उस अमीरजादे की तस्वीर भी है, देखते हैं, मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं। अगले ही पल अमित, राजेश और मोहन तीनों ठिठक गए। तस्वीर में वही चेहरा था जो उनके सामने था, राहुल वर्मा। अमित हकलाते हुए बोला, राहुल, राहुल, ये लैम्बोर्गिनी। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मेरी है। हाय राम, इंसान को जीने देगा। तू पहले ही बास्केटबॉल में जीत गया, जुड़वा बहनों ने तुझे ड्रिंक दी, व्हाट्सएप मांगा, और अब मर्दों के सपनों की लैम्बोर्गिनी भी तेरी है। राहुल, नहीं फैन भाई, मैं तेरे आगे घुटने टेकता हूँ, अमित चिल्लाया। राजेश बोला, खूबसूरती, स्पोर्ट्स कार, मेरा नाजुक दिल बुरी तरह टूट गया। फैन भाई, अब सिर्फ एक शानदार दिन ही इसे ठीक कर सकता है। राहुल हंसा और बोला, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा, तुम लोग ही बारबेक्यू पर अड़ गए। राजेश ने शर्मिंदगी से सिर खुजाया और बोला, अरे बारबेक्यू तो बस पेट में जगह बनाने के लिए था ना। कल राहुल ने सच में तीनों को अच्छा खाना खिलाने की बात की थी, मगर राजेश को लगा था कि वह पैसे खर्च करेगा, इसलिए बारबेक्यू स्टॉल पर जोर डाला था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, पहले गाड़ी लेते हैं, फिर साथ में शानदार डिनर करते हैं। अमित ने पूछा, तेरे पास पहले से लैम्बोर्गिनी नहीं है, फिर गाड़ी क्यों? वो गाड़ी बहुत महंगी है। राहुल बोला, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। तो कौन सी गाड़ी लेगा? अमित ने फिर पूछा। राहुल ने कहा, बिग जी। फैन भाई को घुटने टेकते हैं। अमित, राजेश और मोहन एक साथ बोले। लैम्बोर्गिनी में सिर्फ 2 सीटें थीं और हॉस्टल में 4 लोग थे, इसलिए राहुल ने टैक्सी से मर्सिडीज बेंज 4S जाने का फैसला किया। ये देखकर अमित का मुंह लटक गया, जैसे कोई बच्चा खिलौनों की दुकान के सामने से जबरदस्ती खींच लिया गया हो। वह लैम्बोर्गिनी का मजा लेना चाहता था, मगर जब राहुल ने कहा कि वह भविष्य में उसे लैम्बोर्गिनी चलाने देगा, तो अमित की आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगा। जब राहुल और बाकी लोग चमचमाते शानदार मर्सिडीज बेंज 4S में पहुंचे, तो एक सेल्समैन फौरन उनके पास आया। मर्सिडीज बेंज, जो BB1 BMW ऑडी मर्सिडीज बेंज का सिरमौर था, आम लोगों के लिए बहुत महंगी थी, मगर सेल्समैन ने राहुल और उसके दोस्तों को स्टूडेंट समझकर कोई हल्कापन नहीं दिखाया। वह मुस्कुराया और बोला, मर्सिडीज बेंज में आपका स्वागत है, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अमित, राजेश और मोहन स्टोर में इधर उधर देखने लगे। खासकर अमित तो एक ठंडी और आकर्षक मर्सिडीज बेंज के पास दौड़ गया और उसे हल्के से सहलाने लगा। सेल्समैन ने परिचय दिया, ये नवीनतम मर्सिडीज बेंज A350 है, इसमें 299 हॉर्स पावर है और इसका लुक स्थिर मगर जोशीला है। आप जैसे युवाओं के लिए बहुत सही है। अगर आपको ज्यादा हॉर्स पावर की जरूरत नहीं तो मैं ही 260 की सलाह दूंगा। इसका लुक E350 जैसा ही है, इसमें 184 हॉर्स पावर है और गति हो या आराम, दोनों में शानदार है। कीमत और प्रदर्शन के हिसाब से ये E350 से कहीं बेहतर है। आमतौर पर सेल्समैन ग्राहकों को महंगी चीजें बेचने की कोशिश करते हैं, मगर यह सेल्समैन ग्राहक के लिए सोचकर सलाह दे रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। अमित ने शर्मिंदगी से सिर खुजाया और बोला, सॉरी, मैंने आपको बेकार में परिचय करवा दिया, मैं तो बस देख रहा था, गाड़ी ये खरीदने आया है। उसने राहुल की ओर इशारा किया। सेल्समैन ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई। वह बोला, बेकार नहीं हुआ, अब आपको हमारी मर्सिडीज बेंज की जानकारी मिल गई, शायद आप अभी खरीद लें।
फिर उसने राहुल की ओर मुस्कुराकर कहा, आपको कोई पसंदीदा गाड़ी चाहिए? मैं परिचय करवा सकता हूँ। राहुल बोला, बिग जी, हमारे स्टोर में अभी एक मौजूद है, इधर आएं, सेल्समैन ने कहा। जल्द ही वे स्टोर के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक मोटी ऊंची मर्सिडीज बेंज G500 खड़ी थी, जैसे कोई विशाल जानवर। उसका रफ लुक मर्दानगी की मिसाल था। वाह, कितनी शानदार, ये वो गाड़ी है जो मर्द को चलानी चाहिए। अमित, राजेश और मोहन बार बार तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मैगजीन और कंप्यूटर पर बिग जी की तस्वीरें देखी थीं और उसे शानदार माना था, मगर असल में देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। सेल्समैन बोला, ये मर्सिडीज बेंज G500 है, V8 4.0, 421 हॉर्स पावर, 610 का अधिकतम टॉर्क और 980 गियरबॉक्स। कौन सोच सकता है कि इतना बड़ा जानवर 5.9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ले। उसकी आवाज में उत्साह था। राहुल ने पूछा, इसमें बैठने की जगह कितनी है? बहुत ज्यादा, इस स्तर पर तो क्या, ऊंचे स्तर की SUV में भी इसका मुकाबला कम है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, यही लेता हूँ। ये कहकर उसने अपना बैंक कार्ड निकालकर सेल्समैन को दे दिया। ये देखकर सेल्समैन थका सा रह गया। क्या हो रहा था? उसने तो अभी पूरी जानकारी भी नहीं दी थी, कीमत का जिक्र भी नहीं किया था। राहुल अभी खरीद रहा था, बिना कीमत पूछे, बिना छूट या गिफ्ट की बात किए। कुछ सेकंड बाद वह बोला, ये मैं बताना भूल गया, ये G500 डार्क नाइट स्पेशल एडिशन है। इसमें G500 के आधार पर स्पोर्ट्स लुक, ज्योमेट्रिक मल्टी बीम लाइट्स और एडेप्टिव हाइलो बीम्स हैं। ये सामान्य G500 से 2,30,000 रुपये महंगा है। अगर आप कुछ दिन इंतजार करें तो सामान्य वर्जन जल्दी आ जाएगा। राहुल ने हाथ हिलाया और बोला, नहीं, यही ठीक है। ठीक है, ठीक है, सेल्समैन ने जल्दी जल्दी कहा। इस गाड़ी की कीमत बीमा, खरीद कर और बाकी खर्चों सहित 21,80,000 रुपये है। आप किश्तों में लेंगे या पूरा भुगतान करेंगे? पूरा भुगतान, राहुल बोला। गाड़ी कब ले जा सकता हूँ? सेल्समैन ने कहा, कल सुबह। आप हमारे साथ वाहन प्रबंधन कार्यालय जाकर नंबर प्लेट ले सकते हैं। नंबर प्लेट? राहुल ने सोचा और बोला, मैं आपको 22 लाख रुपए देता हूँ। आप नंबर प्लेट लगवाकर गाड़ी हमारे स्कूल पहुँचा दें, ठीक है? उसे गाड़ी खरीदने में पहले ही परेशानी हो चुकी थी, वह दोबारा नहीं दौड़ना चाहता था। सेल्समैन एक पल के लिए हैरान रहा, फिर उत्साह से बोला, ठीक है, मुझ पर छोड़ दें। गाड़ी की कीमत 21,80,000 थी। राहुल ने 22 लाख दिए, यानी 20,000 रुपये की टिप। सेल्समैन के लिए ये खुशी अचानक आ गई थी। ड्रिप, बैंक कार्ड POS मशीन पर हल्के से स्वाइप हुआ और एक मधुर ध्वनि गूंजी। यह आवाज सुनते ही अमित सिंह, राजेश गुप्ता और मोहन शर्मा जैसे नींद से जागे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुले रह गए। एक गाड़ी 20 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज बेंज G500 बस ऐसे ही खरीद ली। स्टोर में घुसने से लेकर पैसे देने तक क्या 3 मिनट भी हुए? खुद के लिए 100 रुपये के कपड़े खरीदने में भी इतनी जल्दी नहीं होती। तीनों की नजरें राहुल वर्मा पर टिकी, जिनमें अब प्रशंसा की चमक थी। राहुल एक ईश्वरीय शख्सियत। अमित ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा संकोच से भरा था। राहुल ने पूछा, अमित क्या हुआ? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये मैं भी कर सकता हूँ, अमित बोला। वह कोई झूठ नहीं बोल रहा था, उसे गाड़ियों का शौक था। गर्मियों की छुट्टियों में उसने 4S स्टोर में काम किया था। नंबर प्लेट लगवाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, इस छोटी सी चीज के लिए तुझे क्यों परेशान करना, आगे बड़े काम करेगा। छोटी चीज? एक बार नंबर प्लेट लगवाने के 20,000 रुपये मिले और ये छोटी चीज है? अमित सोचने लगा कि वह ऐसी छोटी चीज पूरी जिंदगी करना चाहता है। फिर राहुल सेल्समैन के बुलावे पर एक खास गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वे पेंगलाई सीफूड पवेलियन पहुंचे। ये जयपुर का मशहूर समुद्री भोजन रेस्तरां था। बाहर से देखने में यह एक विशाल ऑक्टोपस की तरह लगता था, जिसके टेंटेकल्स छत तक फैले थे। अंदर की हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू तैर रही थी। मोहन ने पास रखे ब्रेड क्रैब की ओर इशारा किया और बोला, कितना बड़ा केकड़ा है, बस हमारा इंतजार कर रहा है। राजेश ने लार टपकाते हुए कहा। राहुल ने कहा, ठीक है, 4 ब्रेड क्रैब, 4 ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, 4 किलो झींगे, 4 किलो बड़े सीप। तरीका वही रखो जो सबसे स्वादिष्ट हो। हालांकि राहुल अपने रूममेट्स के साथ सिर्फ 2 दिन से था, मगर मुलाकात एक नाता होती है। उसे लगा कि ये सब अच्छे लोग हैं, इसलिए वह उन्हें कुछ शानदार खिलाना चाहता था। वैसे भी उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। पास खड़ा वेटर सब कुछ नोट करता गया। फिर राहुल और बाकियों को एक विशाल बॉक्स में बिठाया गया। पेंगलाई सीफूड पवेलियन का खाना बनाने का तरीका तेज था। 10 मिनट में ही मेज पर समुद्री भोजन की दावत सज गई। अमित, राजेश और मोहन ने खाने को देखकर बार बार गला साफ किया। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, खाओ। तीनों ने हंसते हुए कहा, फिर हम संकोच नहीं करेंगे।
राजेश ने एक बड़ा सीप सीधे मुंह में डाला और चिल्लाया, क्या स्वाद है। अमित ने एक थप्पड़ जितना बड़ा झींगा उठाया, फोन ऑन किया और बोला, मेरे सोशल मीडिया दोस्तों नमस्ते। अभी मैं आपको एक शो दिखाता हूँ, एक कार्ट में झींगा, लाइक करना मत भूलना। ये कहकर उसने झींगे का छिलका हटाया और पूरा मुंह में ठूंस लिया। मोहन ने चेहरे जितना बड़ा ब्रेड क्रैब उठाया और उसे चबाना शुरू कर दिया। जयपुर यूनिवर्सिटी, लड़कियों का हॉस्टल, कमरा 502। जुड़वां बहनें अपने बेड पर लेटी थीं। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, हाथों में फोन लिए। फिर एक साथ फोन खोला और मैसेज भेजने लगी। लाल पोशाक वाली, रानी माँ आप वहाँ हैं। नीली पोशाक वाली, नीला माँ आप वहाँ हैं। सुंदर माँ, माया शर्मा, कितनी बार कहा मुझे दीदी कहो। रानी, नीला, हमें एक लड़का पसंद आ गया। माया शर्मा, क्या तुम्हें एक लड़का पसंद आ गया? उसने तुम्हें चूमा, तुम उसके साथ सोई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पहले से ही? रानी, नीला, आप फिर ऐसा बोली तो हम कुछ नहीं बताएंगी। माया शर्मा, ठीक है, जल्दी बताओ कौन है वो जो मेरी दोनों प्यारी बहनों को भागया। जुड़वां बहनों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। माया जानती थी कि वे एक ही लड़के को पसंद करती हैं। बचपन से उनकी पसंद हमेशा एक सी रही थी। रानी, नीला, हमें नहीं पता वो कौन है। माया शर्मा, क्या फिर तुम्हें क्यों पसंद है? रानी, वो लंबा है, हैंडसम है और एक हीरो की तरह। नीला, और वो बास्केटबॉल खेलता है, उसने हमें बचाया। माया शर्मा, बास्केटबॉल, लंबा, हैंडसम, सच में आकर्षक लगता है। वैसे उसने तुम्हें प्रपोज किया? रानी, पता नहीं वो मुझे पसंद करता है या नहीं। नीला, मगर हमने उसका व्हाट्सएप ले लिया। माया शर्मा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे उसका व्हाट्सएप मुझे भेजो। मगर लंबे वक्त तक कोई जवाब नहीं आया, न ही व्हाट्सएप भेजा गया। माया शर्मा, हाय, तुम लोग कहाँ गए? व्हाट्सएप कहाँ है? जुड़वां बहनें माया दीदी की परवाह नहीं कर रही थीं। वे राहुल की चैट पर नजरें गड़ाए थीं। लंबे वक्त तक देखने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और मैसेज टाइप करना शुरू किया। रानी, नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। नीला, नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। दोनों ने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, मगर जब उनकी पतली उंगलियां भेजे बटन के पास पहुंची, वे रुक गईं। जैसे उंगली और स्क्रीन के बीच कोई अदृश्य दीवार हो, वे भेज नहीं पाईं। लड़कियों का हॉस्टल, कमरा 606। खिड़की के पास सफेद लहंगे में एक शांत सुंदर लड़की बैठी थी जो परी सी लग रही थी। वह गंभीरता से अर्थशास्त्र की ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एनजी नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब करिए। किताब पढ़ रही थी। लंबे वक्त बाद उसने किताब नीचे रखी और फोन उठाया। उसने बेपरवाही से स्क्रॉल करना शुरू किया। तभी कैंपस ग्रुप में किसी ने लैम्बोर्गिनी और राहुल वर्मा की तस्वीरें डाली। ये देखकर उसका शांत चेहरा हल्के से हिला। वह धीरे से बोली, ALF 666 राहुल वर्मा। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसकी विलोसी होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसने अपनी चमकती काली आंखों से खिड़की के बाहर तारों भरे आसमान को देखा। इन सब से राहुल अनजान था। पेंगुलाई सी फूड पवेलियन में 20,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने के बाद वह हॉस्टल लौट आया। अमित, राजेश और मोहन अपने भरे पेट को थामे बेड पर लेटे कर आ रहे थे। वे हिलना भी नहीं चाहते थे। खाना सच में बहुत ज्यादा हो गया था। राहुल ने उनकी तकलीफ और मजे भरी शक्लें देखी और हंस हंस कर लोटपोट हो गया। फिर उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर चमकते 222 लाल लिफाफे देखकर वह मन ही मन बोला, 222 लिफाफे, देखते हैं क्या मिलता है। डिंग, बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 1000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको मेडिकल वाटर इलस्ट्रेशन कार्ड मिला। डिंग, बधाई हो, आपको 30,000 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको पियानिस्ट का प्रदर्शन कौशल मिला। 222 लाल लिफाफों से राहुल को कुल 5,50,000 रुपये मिले। मगर उसे इसकी खास परवाह नहीं थी। उसकी नज़र मेडिकल वाटर इलस्ट्रेशन कार्ड और पियानिस्ट का प्रदर्शन कौशल पर टिक गई। पियानिस्ट का प्रदर्शन कौशल, सुंदर संगीत बजाने से आकर्षण अदृश्य रूप से बढ़ता है। मेडिकल वाटर इलस्ट्रेशन कार्ड, सदी पुराना जिनसेंग और ब्राइटलिंग शाखाएं इकट्ठा करें ताकि मेडिकल वाटर खरीदने की अनुमति मिले। मेडिकल वाटर एक चमत्कारी औषधि जो इंसान के सारे घाव ठीक कर सकती है। ये देखकर राहुल की आंखें चमक उठीं। काले और सफेद कीज पर उंगलियों को आज़ादी से नचाने का एहसास जरूर शानदार होगा। और मेडिकल वाटर इलस्ट्रेशन कार्ड, ये तो रमेश वर्मा के लिए वरदान था। उसका ऑपरेशन सफल रहा था, मगर शरीर में अभी भी कई घाव थे। अगर मेडिकल वाटर मिल जाए तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता था। इसे पाना जरूरी है हर हाल में। नाम, राहुल वर्मा। स्तर, LV4। LV4 इनाम, हर सांस पर 10 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 10 रुपये, हर कदम पर 10 रुपये।
इनाम रोज रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 29,70,000, 1 करोड़। उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। सिस्टम से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध। कौशल, पेशेवर कार ड्राइविंग कौशल, आकर्षण प्रभाव 5% संभावना से पहली नजर में प्यार, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराब का सज्जन, पूर्ण एकाग्रता 5% संभावना से प्रेरणा की चमक, प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव, सच्ची नजर, पेशेवर बास्केटबॉल कौशल, पियानिस्ट का प्रदर्शन कौशल। धन 1 करोड़ 15 लाख रुपये। राहुल वर्मा ने सिस्टम की सूची पर एक नजर डाली। उसकी आंखें हल्के से मुंदी और वह गहरी नींद में डूब गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की हल्की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन सुबह की गर्म किरणें जयपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम 104 की खिड़की से छनकर अंदर आईं। झन झन झन, लगभग एक ही वक्त पर 3 अलग अलग घंटियों की आवाज कमरे में गूंजी। मोहन शर्मा, अमित सिंह और राजेश गुप्ता, जो अभी तक नींद में डूबे थे, एक साथ बेड से उछल पड़े। वे तेजी से कपड़े पहनने लगे जैसे कोई आपातकाल आ गया हो। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया तुम लोगों को? कल सुबह ये लोग देर तक बड़बड़ाते रहे थे और अनमने ढंग से उठे थे। आज तो जैसे कोई दूसरी प्रजाति हो गए हों। टीचर स्वीटी की क्लास है। स्वीटी की क्लास, राजेश ने उत्तेजना से चिल्लाकर कहा। राहुल अभी भी उलझन में था, मगर उसने भी कपड़े पहने और मुंह धोया। क्लासरूम की ओर जाते वक्त उसने तीनों की जल्दबाजी भरे कदम देखे और पूछा, क्या ये टीचर स्वीटी की क्लास इतनी खास है? खास, बहुत खास। एक दिन भी स्वीटी मैम को न देखूं तो बेचैनी हो जाती है, राजेश ने कहा। अमित बोला, फैन भाई जल्दी चल, वरना बाद में सीटें नहीं मिलेंगी। सीटें नहीं मिलेंगी। यूनिवर्सिटी के क्लासरूम बहुत बड़े थे। पिछले 2 दिनों में राहुल ने देखा था कि हमेशा कई सीटें खाली रहती थीं। आज ऐसा क्या था? वह उलझन में क्लासरूम पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसे सब समझ आ गया। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे, मगर कमरा काला पड़ गया था, हर तरफ लोग ही लोग। राजेश ने आखिरी पंक्ति की ओर इशारा किया और उत्तेजना से बोला, वहां 4 सीटें बची हैं, जल्दी चलो, कहीं कोई और न ले ले। राहुल और बाकी लोग जैसे तैसे बैठे और सारी सीटें भर गईं। जो लोग बाद में आए, उन्होंने हालात देखकर निराशा में सांस ली और वापस चले गए। राहुल ने पूछा, इस टीचर की क्लास में इतने लोग क्यों? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अमित ने उत्साह से कहा। झन झन, क्लास की घंटी बजी। जो कमरा अभी तक शोर से भरा था, वह पल भर में सुई की खामोशी में डूब गया। टप टप, कुरकुरी कदमों की आवाज दूर से पास आने लगी। जल्द ही एक बेहद खूबसूरत महिला पोडियम पर पहुंची। उसके बाल झरने से लहरा रहे थे, चेहरा ऐसा कि हल्का सा झटका भी उसे तोड़ दे। उसकी विलो सी भौहें, लाल फीनिक्स सी आंखें, छोटी नाक और चेरी सा नन्हा मुंह, मानो भगवान ने हर नक्काशी पर वक्त लिया हो। सफेद पोशाक उसकी परफेक्ट काया को उभार रही थी, और उसका खास आकर्षण, एक नजर में ही लोग उससे नजरें नहीं हटा सकते थे। राहुल ने सच्ची नजर का इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 98, पसंद की रेटिंग 60, 98 का स्कोर लगभग पूरा। शेन यू लुओ यान, बंद चांद और शर्मीले फूल, शायद यही उसका मतलब था। कोई आश्चर्य नहीं कि छात्र उसकी क्लास के लिए इतने बेताब थे। और 60 की पसंद पासिंग लाइन तक पहुंच गई थी। क्या वह हर छात्र को दोस्त की तरह देखती थी? पोडियम पर खड़ी स्वीटी शर्मा बोली, आज हम उच्च बीजगणित को जारी रखेंगे। उनकी आवाज उनके नाम की तरह मीठी और चुंबकीय थी, हर शब्द ऐसा कि कोई एक भी छोड़ना न चाहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक सवाल लिखा, सभी अभाज्य संख्याएं पी क्यू आर ढूंढें जो पी कैरेट क्यू जोड़ पी कैरेट आर को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाएं। आप सब इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं, स्वीटी ने कहा। सारे छात्रों ने फौरन पेन उठाए और ड्राफ्ट पेपर पर लिखना शुरू किया। वे सबसे कम समय में सवाल हल करना चाहते थे ताकि स्वीटी का ध्यान पा सकें, मगर जल्द ही सब सिर खुजाने लगे। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। राजेश घबराते हुए बोला, मोहन अभी तक हल नहीं किया, इतना वक्त हो गया। मोहन बोला, जल्दबाजी मत कर, कोई और आगे न निकल जाए। अगर मोहन नहीं कर पाया तो भगवान करे कोई और भी न करे। अमित मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। स्वीटी की पानी सी चमकती आंखें क्लासरूम में घूमी, जैसे जवाब देने वाले को ढूंढ रही हों, मगर किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर वह बोली, राहुल वर्मा, क्या आप ऊपर आकर हल कर सकते हैं? राहुल धीरे से खड़ा हुआ। पल भर में सारी नजरें उस पर टिक गईं, ईर्ष्या और जलन से भरी। वह सोच में पड़ गया। स्वीटी ने उसे क्यों बुलाया? उसने तो हाथ भी नहीं उठाया था। उसने ब्लैकबोर्ड पर सवाल देखा, थोड़ा सोचा, फिर पोडियम पर चला गया। चौक उठाकर उसने तेजी से लिखना शुरू किया। अगर Q इक्वल्स R तो P कैरेट Q जोड़ P कैरेट R इक्वल्स टू P कैरेट Q, इसलिए P इक्वल्स टू Q एक अभाज्य संख्या है। इसलिए 2Q एक त्रिक अभाज्य सरणी है जो शर्त पूरी करती है। अल्पविराम। संक्षेप में 2 2 5 2 5 2 3 2
3 3 3 2 2 Q Q Q 3। जल्द ही ब्लैकबोर्ड गणनाओं से भर गया और जवाब सामने था। स्वीटी ने कहा, जवाब बिल्कुल सही है और मेरे सोचे हुए तरीके से भी आसान है। राहुल बोला, मगर ये अभी भी सबसे आसान तरीका नहीं है। ओह, स्वीटी की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उनकी उम्मीद भरी नजरों के सामने राहुल ने लगभग आधा सरल तरीका लिखा। स्वीटी ने देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह बोली, सोचा नहीं था कि अभाज्य संख्याओं को ऐसे भी हल किया जा सकता है। थोड़ा सोचने के बाद वह फिर बोली, अगर इस तरीके से करें तो शायद। स्वीटी ने तेजी से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। Q इक्वल्स P 1 मीटर 1 जोड़ B 1 इक्वल्स P 2 मीटर 2 जोड़ B 2 P केम के जोड़ B के। Q इक्वल्स 41 इक्वल्स 2 M जोड़ 1 इक्वल्स 3 मीटर्स प्लस 2 इक्वल्स 5 मीटर्स जोड़ 1। अल्पविराम। थोड़ी देर बाद वह रुक गईं और मदद मांगती नजरों से राहुल को देखा। राहुल बोला, जुड़वां अभाज्य संख्याओं का अनुमान। उसके पास प्रोफेसर स्तर का गणित अनुभव था। उसने ढेर सारी गणित सामग्री पढ़ी थी और विश्व स्तरीय समस्या जुड़वां अभाज्य अनुमान को जानता था। स्वीटी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ। राहुल ने चौक उठाया और स्वीटी के नीचे लिखना शुरू किया, मगर प्रोफेसर स्तर का अनुभव और पूर्ण एकाग्रता के बावजूद 5% प्रेरणा की चमक शुरू न होने से वह इस अनुमान को हल नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद वह भी रुक गया। स्वीटी बोली, ऊपर की गणना में अगर P कैरेट Q जोड़ XB इक्वल्स 3 मीटर्स जोड़ 2 करें, आप क्या सोचते हैं? राहुल ने सोचा और सिर हिलाया, नहीं, ये 5P 5M जोड़ P कैरेट Q होगा। दोनों चर्चा करते हुए हल्के कदम लिखने लगे। जल्द ही पूरा ब्लैकबोर्ड गणनाओं से भर गया। राहुल वर्मा ने ब्लैकबोर्ड को देखा, जहां अब लिखने की जगह नहीं बची थी। उसने हाथ में पकड़ी चौक नीचे रखी और बोला, जुड़वां अभाज्य संख्याओं का अनुमान एक विशाल परियोजना है। इसके लिए गहन अध्ययन और चर्चा की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, उसने शांत स्वर में कहा। स्वीटी शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, क्या हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं? इससे हम कभी भी चर्चा कर सकेंगे। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों ने अपने फोन निकाले और व्हाट्सएप नंबर व फोन नंबर एक दूसरे को दिए। झन झन, तभी छुट्टी की घंटी बजी। स्वीटी धीरे धीरे क्लासरूम से बाहर निकली। सारे छात्रों की नजरें पोडियम पर टिकी रहीं, खासकर राहुल पर। उनकी आंखें लाल थीं, ईर्ष्या से भरी। एक पूरी क्लास पूरे 1 घंटे तक स्वीटी मैम राहुल के साथ खड़ी रहीं, सवालों पर चर्चा करती रहीं, और अंत में दोनों ने व्हाट्सएप और फोन नंबर तक शेयर कर लिए। स्वीटी का व्हाट्सएप और नंबर। ईर्ष्या, अगर नजरों से मारना मुमकिन होता तो राहुल अब तक 1000 तीरों से छलनी हो चुका होता। राहुल ने नाक छुई और अपनी सीट पर लौट आया। स्वीटी मैम ने फैन भाई का व्हाट्सएप लिया। हाय राम, अमित सिंह चिल्लाया। मुझे पता है कि मेरा स्वीटी मैम का व्हाट्सएप लेने का कोई चांस नहीं, मगर फैन भाई, बस उनकी फ्रेंड्स शकल दिखा दो, मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। राजेश गुप्ता ने ये कहकर राहुल की टांग पकड़ ली। राहुल ने दोनों की अजीब हरकतें देखी और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फैन भाई, यहाँ की गणना मुझे सिखा सकते हो? मोहन शर्मा ने शर्मिंदगी से लाल होते हुए पूछा। कल उसने राहुल से कहा था कि कुछ समझ ना आए तो उससे पूछ लेना, और अब उल्टा उसे राहुल से पूछना पड़ रहा था। राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने आसानी से मोहन का सवाल हल किया और फिर राजेश व अमित को टरकाया। आखिरकार उसके कानों को शांति मिली। तभी एक हल्की खुशबू पास से गुजरी। फिर एक खूबसूरत छाया उसके बगल में आ खड़ी हुई। उसके चेहरे की मिठास, गोरी त्वचा और काले बाल उसकी पतली कंधों पर लहरा रहे थे। पूरा व्यक्तित्व कोमल, शांत और सुंदर था। राहुल वर्मा, हम फिर मिले। मेरा नाम संगीता सक्सेना है, उसने पहल करते हुए अपनी पतली उंगलियां बढ़ाईं। फिर मिले। राहुल ने सच्ची नजर से उसे देखा। चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 60, एक और बड़ी सुंदरता और 60 की पसंद। संगीता को उससे अच्छा लगता था, मगर वह उसे जानता तक नहीं था। हैरानी के बावजूद राहुल ने हाथ बढ़ाया और बोला, हाय, हम पहले कहाँ मिले? कुछ दिन पहले हाईवे पर। तुम लैम्बोर्गिनी चला रहे थे और मेरी फरारी को आसानी से पीछे छोड़ दिया, संगीता ने कहा। राहुल को याद आया वह दिन जब उसे पता चला था कि रमेश वर्मा गंभीर रूप से बीमार हैं। वह सबसे तेज रफ्तार से किंग्स सिटी लौट रहा था। रास्ते में एक फरारी दिखी थी, मगर उसने ड्राइवर पर ध्यान नहीं दिया था। वह बोला, तो वो तुम थी? संगीता बोली, आखिरकार याद आया। इतनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स अपने हमउम्र में कम ही देखी हैं। व्हाट्सएप जोड़ना ठीक रहेगा। बिल्कुल, राहुल ने कहा। ड्रिप, हल्की आवाज के साथ दोनों ने दोस्ती जोड़ ली। संगीता बोली, ठीक है, वक्त मिले तो बात करते हैं। ये कहकर वह मुड़कर धीरे धीरे चली गई। पास खड़े अमित, राजेश और मोहन के मुंह ओ आकार में खुले थे, जो धीरे धीरे बंद हुए। फैन भाई, संगीता सक्सेना की फ्रेंड्स शकल भी दिखा दो ना, राजेश ने मासूमियत से कहा।
अमित आसमान की ओर चिल्लाया, हाय राम। पहले जुड़वां बहनों ने फैन भाई का व्हाट्सएप लिया, फिर स्वीटी मैम ने, और अब बर्फीली सुंदरता संगीता सक्सेना ने भी। फैन भाई, तू मेरा सगा भाई है, पैदा हुआ तो इतना आसान कैसे हो गया? मोहन हैरान होकर बोला, फैन भाई तू सच में कमाल है। राहुल ने उनकी तारीफों पर हल्के से हंस दिया। लड़कियों का हॉस्टल, कमरा 502। जुड़वां बहनें अपनी काली चमकती आंखों से राहुल की व्हाट्सएप चैट को एकटक देख रही थीं। लंबे वक्त बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और चैट खोली। कल लिखे मैसेज के नीचे टेक्स्ट जोड़ा, रानी नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आज चांद बहुत गोल है, देखा? आज आप बास्केटबॉल नहीं खेले, कल जाएंगे ना? नीला नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आज चांद बहुत गोल है, देखा? आज आप बास्केटबॉल नहीं खेले, कल जाएंगे ना? दोनों ने मैसेज पूरा किया। उनकी पतली उंगलियां भेजें बटन की ओर बढ़ीं, मगर स्क्रीन को छूने से पहले फिर रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। रात 9 बजे जयपुर की स्याह रात में एक नन्हा नाव सा चांद अकेला आसमान में लटक रहा था। संगीता सक्सेना राहुल की लैम्बोर्गिनी के को पायलट सीट पर बैठी थी। उसने गाड़ी को देखकर हैरानी से कहा, तुम्हारी गाड़ी में कोई बदलाव नहीं दिखता। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ। फिर उस दिन इतनी तेज कैसे चली? संगीता ने पूछा। शायद इसमें 700 हॉर्स पावर हैं, राहुल ने कहा। संगीता एक पल के लिए चुप हो गई। उसे पता था कि लैम्बोर्गिनी में 700 हॉर्स पावर हैं, मगर बिना रियर विंग, व्हील हब या इंजन ट्यूनिंग के बदलाव के इसकी रफ्तार सीमित रहती है। उसने कुछ कहना चाहा, मगर राहुल की सहजता देखकर चुप रह गई। पूर्वी घुमावदार पहाड़ी सड़क के नीचे दर्जनों शानदार स्पोर्ट्स कारें जमा थीं। करीब 20 युवा खूबसूरत लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, जयपुर के मशहूर अमीरजादे। धम्म धम्म, आखिरकार राहुल की लैम्बोर्गिनी पीछे रुकी। संगीता को देखते ही कुछ लोग अभिवादन में चिल्लाए, जिया दीदी, जिया दीदी। गाड़ी बदल ली। संगीता ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, ये मेरे दोस्त राहुल वर्मा की गाड़ी है। राहुल वर्मा। सबकी नजरें राहुल पर टिक गईं। एक अनिमा शर्ट पहने लड़के ने कहा, जिया दीदी, ये आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं? संगीता बोली, सहपाठी। धम्म धम्म, दूर से जानवरों की दहाड़ सी आवाज आई। एक काली लैम्बोर्गिनी और एक शाही नीली मैक्लारेन P1 लगभग साथ साथ दौड़ती हुई आई और सबके सामने रुक गईं। ये तो ललित यादव और सूरज गुप्ता की गाड़ियां हैं। दोनों सालों से आपस में भिड़ते हैं। आज भी बारूद की गंध है। आखिर उनकी फैमिली यादव मेडिसिन और गुप्ता मेडिसिन दशकों से दुश्मनी निभा रही हैं। ये खानदानी रंजिश है। सब फुसफुसा रहे थे। राहुल ने ये सुना तो उसका चेहरा हल्के से हिला। इन दिनों उसने सदी पुराना जिनसेंग और ब्राइटलिंग शाखाएं पाने की बहुत कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। यादव मेडिसिन और गुप्ता मेडिसिन जयपुर प्रांत की मशहूर दवा कंपनियां थीं। शायद उनके जरिए कुछ उम्मीद हो। जल्द ही 2 मध्यम कद के युवक लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन P1 से बाहर निकले। ललित यादव और सूरज गुप्ता दोनों की नजरें हवा में एक दूसरे से टकराईं। उनके बीच अदृश्य बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं और हर नजर में चुनौती भरी थी। कुछ पल ठहरने के बाद सफेद शर्ट में सूरज गुप्ता बोला, संगीता दीदी, आपको यहाँ देखकर नहीं लगा था? संगीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना हंगामा हो तो कैसे छूट सकता है? आज का खेल क्या है? प्लेड शर्ट में ललित यादव ने शांत स्वर में कहा, ये सूरज मुझे अपनी P1 देना चाहता है। भले ही ये थोड़ी बदसूरत हो, मगर मैं इसे झेल लूंगा। सूरज ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, बड़बोला। फिर उसने संगीता की ओर देखा और कहा, संगीता दीदी, मैं और ललित एक रेस कर रहे हैं। डोंगलाई पहाड़ी हाईवे का एक चक्कर। दांव पर मेरी मैक्लारेन P1 और उसकी लैम्बोर्गिनी है। ललित ने फौरन चिल्लाकर कहा, यहाँ मौजूद सारे भाई बहन इस खेल में हिस्सा ले सकते हैं। जो जीता, मैक्लारेन P1 और लैम्बोर्गिनी दोनों उसकी। सूरज ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी, मगर कुछ बोला नहीं। ललित की बात सुनते ही भीड़ में हर्ष की लहर दौड़ गई। हालांकि यहाँ मौजूद हर किसी के घर की संपत्ति कम से कम 10 करोड़ से ऊपर थी, मगर मैक्लारेन P1 और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां आसानी से नहीं खरीदी जा सकती थीं। मैक्लारेन P1 की कीमत 1.4 करोड़ थी और ललित की लैम्बोर्गिनी, जो महंगी मॉडिफिकेशन से गुजरी थी, शायद उससे कम नहीं थी। मतलब रेस जीतने पर कम से कम 2.8 करोड़ की गाड़ियां हाथ लग सकती थीं। कौन इससे उत्साहित न होता? ललित ने सबकी खुशी देखी तो उसका मूड और अच्छा हो गया। उसने संगीता से पूछा, संगीता दीदी, आज आप अपनी फरारी SF90 नहीं लाईं? संगीता ने सिर हिलाया और बोली, मैं अपने दोस्त की लैम्बोर्गिनी में आई हूँ। फिर उसने राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, रेस में हिस्सा लेना चाहते हो? राहुल ने सहजता से कहा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो एक चक्कर लगा लेते हैं। संगीता ने मुस्कुराकर पूछा, मुझे को पायलट बनने में कोई दिक्कत? राहुल बोला, खुशी की बात होगी। ललित ने राहुल को चुपके से देखा।
संगीता सक्सेना के करीब आने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। वह हंसते हुए बोला, राहुल भाई, तो तुम्हें भी लैम्बोर्गिनी पसंद है? हम एक ही तरह के लोग हैं, मगर तुम्हारा तो ओरिजिनल मॉडल लगता है। हाँ, सच कहूँ तो मैंने इसे कुछ ही दिन चलाया है, राहुल ने कहा। ललित ने सिर हिलाया और बोला, ऐसा है राहुल भाई, मुझे लैम्बोर्गिनी मॉडिफाई करने का अच्छा अनुभव है। अगर आगे मॉडिफिकेशन करवाना हो तो मुझसे संपर्क करना, पक्का खुश कर दूंगा। राहुल ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर संपर्क करूंगा। ललित ने फिर आह भरी और बोला, काश राहुल भाई तुम मुझसे पहले मिले होते, वरना आज हम सच में मुकाबला कर सकते थे। उसका मतलब साफ था, राहुल की गाड़ी मॉडिफाई नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस ललित की लैम्बोर्गिनी से कम थी और वह उसे हरा नहीं सकता था। राहुल ने शांत स्वर में कहा, आज भी मुकाबला कर सकते हैं। राहुल भाई, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। ठीक है, हा, ललित हंसा। बाहर से ललित बहुत रफ लगता था, मगर उसका दिमाग नाजुक था। कुछ शब्दों में उसने राहुल से नजदीकी बना ली। इन अमीरजादों में से कोई भी साधारण नहीं था। फिर ललित ने चिल्लाकर कहा, वक्त हो गया है। जो भाई बहन रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तैयार हो जाएं। जो रेस में शामिल होना चाहते थे वे अपनी स्पोर्ट्स कारों में चढ़ गए। आखिर में कुल 8 गाड़ियां रेस में थीं। बाकी लोग हालांकि मैक्लारेन P1 और लैम्बोर्गिनी जीतना चाहते थे, मगर अपनी ड्राइविंग स्किल्स और गाड़ियों की परफॉर्मेंस से जानते थे कि जीत असंभव है। हिस्सा न लेकर उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। कोपायलट सीट पर बैठी संगीता ने पूछा, तुम पहले डोंगलाई पहाड़ी हाईवे पर दौड़े हो? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, नहीं। संगीता ने हैंडल को कसकर पकड़ा और कहा, थोड़ी देर में धीरे चलाना। ये सड़क पतली है और कई तीखे मोड़ हैं। सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसे राहुल से जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने राहुल की शानदार ड्राइविंग स्किल्स देखी थी, मगर अनजान सड़क और सामान्य परफॉर्मेंस की गाड़ी, ये कमियां ड्राइविंग स्किल्स से नहीं पूरी हो सकती थीं। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है। तभी कारों के सामने खड़ा रेफरी लाल झंडा लहरा गया। धम्म, पहाड़ी के नीचे एक कानों को चीरती गर्जना गूंजी। 8 सुपर स्पोर्ट्स कारें जंगली जानवरों की तरह आगे बढ़ीं। इन 8 गाड़ियों में राहुल की लैम्बोर्गिनी की परफॉर्मेंस औसत थी, मगर पेशेवर ड्राइविंग स्किल्स के दम पर उसने शुरुआत में ही 3 गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया और आसानी से चौथे नंबर पर आ गया। संगीता ने राहुल की कुशल गियर शिफ्टिंग देखी और मन ही मन सिर हिलाया। वह बोली, 1 किलोमीटर आगे ऐसा आकार का लगातार मोड़ है। राहुल ने कहा, ठीक है। उसकी चमकती काली आंखें सड़क पर टिकी थीं, एकाग्रता और शांति, मगर उसके पैरों ने एक्सीलेटर को कम नहीं किया, उल्टा वह तेजी बढ़ाता गया। 200 मील, 210 मील, ... संगीता ने देखा कि मोड़ करीब आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह फिर बोली, राहुल, आगे ऐसा आकार का मोड़ है। उसकी घबराहट समझ में आती थी। ये पहाड़ी सड़क थी। 200 मील से ज्यादा की रफ्तार पर रेलिंग से टकराने का मतलब था गाड़ी का खत्म होना और जान का जाना। कोई चमत्कार नहीं बचा था। आखिरकार लैम्बोर्गिनी मोड़ पर पहुंची और राहुल ने अभी तक रफ्तार कम नहीं की। संगीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे और हथेलियों पर पसीना छलक आया। उसे लगा कि अब रेलिंग से टक्कर होगी। तभी राहुल ने हरकत की। उसने स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ा। पूरी गाड़ी एक चतुर मछली सी फिसली और शानदार ड्रिफ्ट के साथ ऐसा आकार के मोड़ से गुजर गई। पहाड़ी के नीचे भीड़ में खड़े लोग डिस्प्ले देख रहे थे और चिल्ला उठे, अरे वाह, ये ड्रिफ्ट तो कमाल है। मुझे लगा अब टकरा जाएगी। बड़ा खिलाड़ी है ये, पक्का बड़ा खिलाड़ी। ऐसा आकार के मोड़ के बाद सीधी सड़क थी। संगीता ने लंबी सांस ली और बोली, राहुल, सुरक्षा सबसे जरूरी है। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया, मगर उसने एक्सीलेटर पर और जोर दिया। रफ्तार फिर बढ़ गई। 240 मील, 250 मील। वाह, संगीता के कानों में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। खिड़की से बाहर का नजारा तेजी से पीछे भाग रहा था। वह थोड़ा चौंकी, फिर जल्दी से मैप देखा और बोली, राहुल, 1 किलोमीटर आगे 90 डिग्री का तीखा मोड़ है। ठीक है, राहुल ने कहा, और उसकी रफ्तार फिर बढ़ी। 260 मील। धम्म, सुरक्षा सबसे जरूरी है। और फिर भी 90 डिग्री के तीखे मोड़ के सामने तेजी बढ़ा रहा था। पहली बार संगीता को गाड़ी में बैठने से डर और पछतावा हुआ। आगे के ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल NG नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब करिए।